लखनपुर के जमींदारों का मकान काशी में औरंगाबाद के निकट था। मकान के दो खंड आमने सामने बने हुए थे। एक जनाना मकान था, दूसरी मर्दानी बैठक। दोनों खंडों के बीच की जमीन बेल बूटे से सजी हुई थी। दोनों ओर ऊंची दीवारें खिंची हुई थी, लेकिन दोनों ही खंड जगह जगह टूट फूट गए थे। कहीं कोई कड़ी टूट गई थी और उसे थूनियों के सहारे रोका गया था। कहीं दीवार फट गई थी और कहीं छत धंस पड़ी थी, एक वृद्ध रोगी की तरह जो लाठी के सहारे चलता हो। किसी समय परिवार नगर में बहुत प्रतिष्ठित था, किंतु ऐश्वर्य के अभिमान और कुल मर्यादा पालन ने उसे धीरे धीरे इतना गिरा दिया कि यह मोहल्ले का बनिया पैसे धेले की चीज़ उसके नाम पर उधार न देता था। लाला जटाशंकर मरते मरते मर गए, पर जब घर से निकले तो पालकी पर। लड़के लड़कियों के विवाह किए तो हौसले से। कोई उत्सव आता तो हृदय सरिता की भांति उमड़ आता था। कोई मेहमान आ जाता तो उसे सर आँखों पर बैठाते। साधु सत्कार और अतिथि सेवा में उन्हें हार्दिक आनंद होता था। इसी मर्यादा रक्षा में जायदाद का बड़ा भाग बिक गया, कुछ रेहन हो गया और अब लखनपुर के सिवा 4 और छोटे छोटे गांव रह गए थे, जिनसे कोई 4,000 वार्षिक का लाभ होता था। लाला जटाशंकर के एक छोटे भाई थे, उनका नाम प्रभाशंकर था। यही सियाह और सफ़ेद के मालिक थे। बड़े लाला साहब को अपनी भगवत और गीता से परमानुराग था। घर का प्रबंध छोटे भाई के हाथों में था। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि उनके बीच कभी कटु वाक्यों की नौबत न आई थी। स्त्रियों में तू तू मैं होती थी, किंतु भाइयों पर इसका असर न पड़ता था। प्रभाशंकर स्वयं ही कितना ही कष्ट उठाएं, अपने भाई से कभी बोलकर शिकायत न करते थे। जटाशंकर भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप न करते थे। लाला जटाशंकर का 1 साल पूर्व देहांत हो गया था। उनकी स्त्री उनके पहले ही मर गई थी। उनके 2 पुत्र थे, प्रेम शंकर और ज्ञान शंकर। दोनों के विवाह हो चुके थे। प्रेम शंकर 4-5 वर्षों से लापता थे। उनकी पत्नी श्रद्धा घर में पड़ी उनके नाम का रोया करती थी। ज्ञान शंकर ने गत वर्ष बीए की उपाधि प्राप्त की थी और इस समय ही हारमोनियम बजाने में मग्न रहते थे। उनके एक पुत्र था, माया शंकर। लाला प्रभाशंकर की स्त्री जीवित थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे दयाशंकर सब इंस्पेक्टर थे, विवाह हो चुका था। बाकी दोनों लड़के अभी मदरसे में पढ़ते थे। दोनों पुत्रियां भी कुंवारी थी। प्रेमशंकर ने बीए की डिग्री लेने के बाद अमेरिका जाकर पढ़ने की इच्छा की थी, पर जब अपने चाचा को इसका विरोध करते देखा तो एक दिन चुपके से भाग निकले। घर वालों से पत्र व्यवहार करना भी बंद कर दिया था। उनके पीछे ज्ञानशंकर ने बाप और चाचा से लड़ाई ठानी। उनकी फिजूल खर्चियों की आलोचना किया करते, कहते, क्या आप हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ जाएंगे? क्या आपकी यह इच्छा है कि हम रोटियों को मोहताज हो जाएं? किंतु इसका जवाब यही मिलता, भाई हम लोग तो जिस प्रकार अब तक निभाते आए हैं उसी प्रकार निभाएंगे। यदि तुम इससे उत्तम प्रबंध कर सकते हो तो करो, जरा हम भी देखें। ज्ञानशंकर उस समय कॉलेज में थे। यह चुनौती सुनकर चुप हो जाते थे, पर जब से वह डिग्री लेकर आए थे और इधर उनके पिता का देहांत हो चुका था, उन्होंने घर के प्रबंध में संशोधन करने का यत्न शुरू किया था, जिसका फल यह हुआ कि उस मेल मिलाप में बहुत कुछ अंतर पड़ चुका था जो पिछले 60 वर्षों से चला आता था। न चाचा का प्रबंध भतीजे को पसंद था, न भतीजे का चाचा को। आए दिन शाब्दिक संग्राम होते रहते। ज्ञानशंकर कहते, आपने सारी जायदाद चौपट कर दी, हम लोगों को कहीं का न रखा। सारा जीवन खाट पर पड़े पड़े पूर्वजों की कमाई खाने में काट दिया। मर्यादा रक्षा की तारीफ तो तब थी जब अपने बाहुबल से कुछ करते या जायदाद को बचा कर करते। घर बेचकर तमाशा देखना कौन सा मुश्किल काम है? लाला प्रभाशंकर यह कटु वाक्य सुनकर अपने भाई को याद करते और उनका नाम लेकर रोने लगते। यह चोटें उनसे सही न जाती थी।
लाला जटाशंकर की बरसी के लिए प्रभाशंकर ने 2000 का अनुमान किया था। 1000 ब्राह्मणों को भोजन होने वाला था। नगर भर के समस्त प्रतिष्ठित पुरुषों को निमंत्रण देने का विचार था। इसके सिवा चांदी के बर्तन, कालीन, पलंग, वस्त्र आदि महापात्र देने के लिए बन रहे थे। ज्ञानशंकर इसे धन का अपव्यय समझते थे। उनकी राय यह थी कि इस कार्य में 200 रुपये से अधिक न लगाया जाए। जब घर की दशा ऐसी चिंताजनक है तो इतने रुपए खर्च करना सर्वथा अनुचित है। किंतु प्रभाशंकर कहते थे, जब मैं मर जाऊं तब तुम चाहे अपने बाप को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाना, पर जब तक मेरे में दम है मैं उनकी आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। सारे नगर में उनकी उदारता की धूम थी। बड़े बड़े उनके सामने शीश झुका लेते थे। ऐसी प्रतिभाशाली पुरुष की बरसी भी यथा योग्य होनी चाहिए। यही हमारी श्रद्धा और प्रेम का अंतिम प्रमाण है। ज्ञानशंकर के हृदय में भावी उन्नति की बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। वह अपने परिवार को फिर समृद्ध और सम्मान के शिखर पर ले जाना चाहते थे। घोड़े और फिटन की उन्हें बड़ी बड़ी आकांक्षा थी। वह शान से फिटन पर बैठकर निकलना चाहते थे कि हठात लोगों की आंखें उनकी तरफ उठ जाएं और लोग कहें कि लाला जटाशंकर के बेटे हैं। वह अपने दीवान खाने को नाना प्रकार की सामग्रियों से सजाना चाहते थे। मकान को भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाना चाहते थे। वह घंटों एकाग्र बैठे हुए इन्हीं विचारों में मग्न रहते थे। चैन से जीवन व्यतीत हो, यही उनका ध्येय था। वर्तमान दशा में मितव्ययता के सिवा उन्हें कोई दूसरा उपाय न सूझता था। कोई छोटी मोटी नौकरी करने में वह अपमान समझते थे। वकालत से उन्हें अरुच थी और उच्चाधिकारियों का द्वार उनके लिए बंद था। उनका घराना शहर में चाहे कितनी ही सम्मानित हो, पर देश विधाताओं की दृष्टि में उसे वह गौरव प्राप्त न था जो उच्चाधिकार सिद्धि का अनुष्ठान है। लाला जटाशंकर तो विरक्त ही थे और प्रभाशंकर केवल जिलाधीशों की कृपा दृष्टि को अपने लिए काफ़ी समझते थे। इसका फल जो कुछ हो सकता था वह उन्हें मिल चुका था। उनके बड़े बेटे दयाशंकर सब इंस्पेक्टर हो गए थे। ज्ञानशंकर कभी कभी इस अकर्मण्यता के लिए अपने चाचा से उलझा करते थे। आपने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया, लाखों की जायदाद भोग विलास में उड़ा दी, सदा आतिथ्य सत्कार और मर्यादा रक्षा पर जान देते रहे। अगर इस उत्साह का एक अंश भी अधिकारी वर्ग के सेवा सत्कार में समर्पण करते तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता। खाने वाला खाकर चल दिए, अब उन्हें याद भी नहीं रहा कि आपने कभी उन्हें खिलाया या नहीं। खस्ता कचौड़ियाँ और सोने के पत्र लगे हुए पान के बीड़े खिलाने से परिवार की उन्नति नहीं होती। इसके और ही रास्ते हैं। बेचारे प्रभाशंकर यह तिरस्कार सुनकर व्यतीत होते और कहते, बेटा ऐसी बातें करके हमें न चलाओ। तुम फिटन और घोड़े, कुर्सी और मेज, आईने, तस्वीरों पर जान देते हो। तुम चाहते हो कि हम अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहने, लेकिन खाने पहनने से दूसरे को क्या सुख होगा? तुम्हारे धन और संपत्ति से दूसरे क्या लाभ उठाएंगे? हमने भोग विलास में जीवन नहीं बिताया। वह कुल मर्यादा की रक्षा थी। विलासिता यह कि जिसके पीछे तुम उन्मत्त हो। हमने जो कुछ किया है नाम के लिए किया। घर में उपवास हो गया है, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए तो उसे सिर आंखों पर लेते थे। तुमको बस अपना पेट भरने की, अपने शौक की, अपने विलास की धुन है। यह जायदाद बनाने के नहीं बिगाड़ने के लक्षण है। अंतर इतना ही है कि हमने दूसरों के लिए बिगाड़ा, तुम अपनों के लिए बिगाड़ोगे। मुसीबत यह थी कि ज्ञानशंकर की स्त्री विद्यावती भी इन विचारों में अपने पति से सहमत न थी। उसके विचार बहुत कुछ लाला प्रभाशंकर से मिलते थे। उसे परमार्थ पर स्वार्थ से अधिक श्रद्धा थी। उसने बाबू ज्ञानशंकर को अपने चचा से वाद विवाद करते देख कर खेद होता था और अक्सर मिलने पर वह उन्हें समझाने की चेष्टा करती थी, पर ज्ञानशंकर उसे झिड़क दिया करते थे। वह इतने शिक्षित होकर भी स्त्री का आदर उससे अधिक न करते थे जितना अपने पैर के जूतों का।
अतएव उनका दाम्पत्य जीवन भी जो चित्त की शांति का एक प्रधान साधन है, सुखकर न था। कहानी की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है।